Hello students, welcome to StuOn. I am Kanhaiya Singh, an engineering graduate, and I have been teaching physics for more than 10 years. Let's start today's topic. Today we are going to study semiconductor physics. तो हम 4-5 लेक्चर्स लेंगे सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए एक लेक्चर। तो ये पूरे 6 लेक्चर का एक सीरीज होगा जिसमें हम रैपिडली सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के कोर कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू के 1-2 लेक्चर्स थोड़ा पेस स्लो रहेगा क्योंकि एक बार जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, बेसिक चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके उसको थॉरोली अगर हम ग्रास्प कर लें तो आगे की चीज़ें इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स और इसकी बेसिक बातों से हम शुरू करते हैं। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे शुरुआत के 1-2 लेक्चर्स, और जैसा मैंने बताया कि एक बार हम चीज़ों को अगर समझ लिए, सीख लिए, तो फिर हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तेज़ी से सीख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपको स्क्रीन पे देखिए क्या दिख रहा है। सेमीकंडक्टर, जैसा आपको पता है कि सेमीकंडक्टर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर सिलेबस बट आपकी रियल लाइफ में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स और जो भी मॉडर्न डिवाइसेज हैं, जो भी, जैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, या मोबाइल या सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार्स, एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ना। सेमीकंडक्टर से ही सारे मिलके बने होते हैं। आपने सुना होगा ना सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन एज, ना, इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन एज। आज के टाइम को हम सिलिकॉन एज कहते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। जो भी मॉडर्न डिवाइसेज हैं, जो भी कंट्रोलिंग डिवाइसेज हैं, अपने घर में आप टीवी देखते हो, रिमोट कंट्रोल से टीवी को कंट्रोल करते हो, या जैसे मैंने बोला कि सैटेलाइट, कैमरेज, मोबाइल, एवरीथिंग इज सराउंड्स अराउंड सेमीकंडक्टर। और तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बीटेक करने जाते हो तो बीटेक करने में भी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर से बीटेक करते हो तो सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नीट वाले भी जब कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं। जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे MRI स्कैन है या CT स्कैन है या और भी कोई भी रेडियोलॉजी वगैरह, ऑल आर ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पहले डिस्कस कर लें कि आखिर में सेमीकंडक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, नहीं। तो उसको डिस्कस करने के लिए देखिए, मैंने ये इमेज जो आपको दिखाई है, आप ध्यान से देखिए और ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप समझ पा रहे हैं ये मैंने क्या दिखाया है। यस, ये LED है। LED ना, LED आपने देखा होगा ना, आपके मोबाइल में भी LED होते हैं, और LED बल्ब जो आजकल देख रहे होगे घरों में, LEDs लगे रहते हैं, LED टीवी एंड एवरी आजकल LED का एक तरह से आप कह सकते हो कि पीरियड है। LEDs क्या होते हैं? LEDs होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये LED है। तो हमारा जो ये सिलेबस है ना, ये बेसिक एंट्री लेवल का है। केवल फंडामेंटल चीज़ें हमें पढ़नी है, और सेमीकंडक्टर का डिटेल्ड स्टडी आप बीटेक में करते हो, नहीं। जैसे जो डिवाइसेज हैं, जो इसकी इंजीनियरिंग है, वो आप बीटेक में या हायर कोर्सेज में करते हैं। हमारे लेवल पे, जेई और नीट के लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, और कुछ बेसिक बातें, नहीं। और मॉडर्न फिजिक्स का ही एक एक्सटेंशन है ये। तो इसको हम ऐसे समझ के चलेंगे। तो ये मैंने एक इमेज दिखाई है जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो इस टॉपिक में। और जेई में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। और इम्पॉर्टेंट तो है, ईजी है। ये ईजी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एक बार आप चीज़ों को समझ गए तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको सीखना होता है।
तो स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए मैंने इस इमेज को लिया है। और ये देखिए, हमारा जो मॉडल सेमीकंडक्टर होगा ना, जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, जो डिटेल्ड में है, वो है सिलिकॉन। नहीं, सिलिकॉन या जर्मेनियम भी, लेकिन बेसिकली हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सिलिकॉन पे। ठीक है, तो ये मैंने सिलिकॉन वेफर का एक इमेज दिखाया आपको। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ट्रिगर करे, आपके इंटरेस्ट को डेवलप करे, कि आपको लगे कि हाँ यार सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सीख लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये ये सिलिकॉन वेफर का इमेज मैंने दिखाया है। ये देखिए सिलिकॉन ऐसे होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये अर्थ क्रस्ट है ना, ऊपर के अर्थ का जो क्रस्ट है, इसमें सिलिकॉन एबंडेंस अमाउंट में है, प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन है। ये एक फॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस है कि जिस एलिमेंट या जिस सिलिकॉन की, जिस सेमीकंडक्टर की हमें इतनी ज़रूरत है, वो ईजिली अवेलेबल है और बल्क में अवेलेबल है। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेलेबिलिटी ही इसकी बहुत कम होती या बहुत ही कॉस्टली होता, तो ये फिर ये डिवाइसेज को प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ये फिर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। नहीं, तो सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है नेचर में और इतना इम्पोर्टेंट भी है। नहीं तो अब एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि वाई सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, वाई एवरीवेयर इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन, क्यों इसके एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हैं, कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिलिकॉन को या सेमीकंडक्टर को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत के लेक्चर्स थोड़ा सा एलेबरेटिव होंगे, एक दो लेक्चर जिससे हम कनेक्ट होंगे और चीज़ों को थोड़ा एलेबरेट करेंगे, जिससे एक बार आपका कॉन्सेप्ट, एक बार आपका कनेक्शन हो जाए, फिर तो कुछ बेसिक चीज़ें आप सीखते ही ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप ये आंसर करने की कोशिश कीजिए कि वाई सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट। तो देखो, ये लाइन देखो, मैंने लिखा है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम चीज़ों को थोड़ा रैप अप करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही हाईलाइट करेंगे, एक एक चीज़ हम यहाँ एलेबरेट नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड। नहीं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, तो आप ये आंसर कर सकते हो बिकॉज इट्स कंडक्टिविटी कैन बी चेंज, इट्स कंडक्टिविटी कैन बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, जैसे में जरूरत है। यू कैनॉट control or change conductivity of conductor, or you cannot do anything with insulator के कंडक्टिविटी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल और यू कैनॉट इंक्रीज और रिड्यूस कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। और ऐसा आप कंडक्टर के साथ भी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल और यू कैनॉट मॉड्यूलेट इट और यू कैनॉट मॉडिफाई इट। कंडक्टर जैसे कॉपर है तो वो कॉपर कंडक्टर है, यू कैनॉट डू एनीथिंग विथ इट्स कंडक्टिविटी। बट सेमी कंडक्टर कोई है, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनके कंडक्टिविटी को आप चेंज कर सकते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी इनकी बढ़ा सकते हो, बहुत इनकी कंडक्टिविटी घटा सकते हो। तो एक सेमी कंडक्टर का एक डेफिनेशन ये भी आता है कि सेमी कंडक्टर कैन बिहेव एज इंसुलेटर और एज अ कंडक्टर। तो एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या तो आप कंडक्टर की तरह ट्रीट करो या कंडक्टर की तरह यूज करो, या फिर इसको आप इंसुलेटर की तरह यूज करो ना, जैसी आपकी ज़रूरत हो। आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर में चिप होते हैं ना, वो मदरबोर्ड आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा, वो सारे सिलिकॉन चिप हैं। तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होती है। कोई पार्ट बहुत ज़्यादा कंडक्टर होता है, कोई पार्ट कम कंडक्टर होता है। इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि कैसे हम सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी को ट्यून करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, इसको तो हम आगे देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझ में आ गई कि सेमी कंडक्टर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, सारे इक्विपमेंट, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स और कंट्रोलिंग डिवाइसेज और डिजिटल डिवाइसेज इसलिए सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती हैं
क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज करेंगे ये हम आगे देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी तो इतना हमें पता चल गया कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है किसी पार्ट में, जैसे मान लो कि ये एक सेमीकंडक्टर का है, सपोज दिस इज अ शीट ऑफ सिलिकॉन, तो हम इसके इस वाले पार्ट को अगर हम चाहें तो हाईली कंडक्टिव बना सकते हैं, हाईली कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये, गुड कंडक्टर की तरह। और हम चाहें तो इस पार्ट को सेम शीट में, सेम मटेरियल में, सेम एक स्लैब में एक पार्ट को हम कंडक्टर बना सकते हैं और दूसरे पार्ट को इंसुलेटर बना सकते हैं, इंसुलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है सेमीकंडक्टर का, ये और किसी मटेरियल का में इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है आप समझ गए। कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम अभी और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे, पहले तो हम ये समझ लें कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि मटेरियल को जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, मटेरियल जनरली 3 कैटेगरी में होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर। जैसा नाम से ही लग रहा है कि सेमीकंडक्टर, इट मीन्स कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर। तो एक डिफिनीशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कि अगर आप कंडक्टिविटी से के बेसिस पे अगर आप डिफाइन करना चाहें तो सेमीकंडक्टर का ये डिफिनीशन बन जाएगा कि एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक अगर एक्सपीरियंस अगर आपको मैं डेटा दूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या रेंज होता है। इंसुलेटर तो ऑलमोस्ट कंडक्टिविटी नहीं होती है उसकी, और कंडक्टर की जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो देखो कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं अगर डेटा लिखूं तो कॉपर की कंडक्टिविटी देखो 3 × 10⁷ सीमेन पर मीटर, ये कॉपर की कंडक्टिविटी होती नहीं, ये कॉपर की कंडक्टिविटी होती, ये कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेन नहीं। ये अगर आप सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में कंडक्टिविटी की कितनी डिफरेंस होती है। तो देखिए, सिलिकॉन की अगर कंडक्टिविटी की बात करें, ये कॉपर है, अगर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी की बात करें तो ये है 1.5 × 10⁻³ यूनिट, वॉटेवर यूनिट जो भी है। सिलिकॉन की कंडक्टिविटी देखिए और कॉपर की कंडक्टिविटी देखिए, कितना ह्यूज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10⁻10 टाइम्स स्मॉलर देन कॉपर। तो सिलिकॉन जो एक मॉडल सेमीकंडक्टर है जो हर जगह यूज हो रहा है, जो आपके जैसे सोलर सिस्टम, जो सोलर पैनल्स है ना, आपके सोलर सेल्स वगैरह होते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन का बहुत ही ब्रॉड यूज है, जैसा आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी देखो, कॉपर की कंडक्टिविटी देखो, ऑलमोस्ट 10⁻10 टाइम्स कम कंडक्टिविटी है सिलिकॉन की, फिर भी सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा। तो मटेरियल को अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर आप डिफाइन करें या कैटेगराइज करें तो 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी आपको पता है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 2 चीज़ें हमने सीख लिया कि देखो सेमीकंडक्टर क्यों यूजफुल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक आइडिया हमें मिल गया कि क्या रेंज होता है इनकी कंडक्टिविटी का, और
वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया आपको जरूर लेना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है दोनों की कंडक्टिविटी में, फिर भी ये कितना ब्रॉडली यूज हो रहा है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अब आता है सेमीकंडक्टर में, एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में ना, एनर्जी बैंड्स आपको पता है। 2 मिनट में आपको मैं एनर्जी बैंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी बैंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हर जगह आपको एनर्जी बैंड का जिक्र आएगा, का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ये एक बार में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एनर्जी बैंड्स होते क्या है। जैसे हमने देखा ना, आइसोलेटेड गैसियस जो एटम होते हैं, आइसोलेसिस गैसियस एटम, जैसे मान लो हमने सोडियम का एक एटम लिया, तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे ऐसे होता है ना, 1s 2s, ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह का होता है। 8 to 10 11 z इक्वल टू 11, ऐसे होता है ना सोडियम में। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो एनर्जी है डिस्क्रीट होते हैं। जैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 1s 2s 2p 3s, इस तरह का एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या एनर्जी लाइंस होती हैं एक एटम की। अगर एनर्जी की बात करें, मैं आपको समझा रहा हूं एनर्जी बैंड्स के बारे में। थोड़ा एनर्जी बैंड्स को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस जेईई मेन में और नीट में पूछते हैं वो इन डेप्थ पूछते हैं। तो सुपरफिशियली पढ़ने के बजाय थोड़ा टाइम लगा के हम इतना पढ़ लें जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस जो जेईई और नीट में हैं उनको हम अटैम्प्ट कर लें। तो जैसे देखो 1s 2s 2p 3, इस तरह का एनर्जी लेवल होता है डिस्क्रीट, एक लाइन ये, फिर बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं, फिर ये ऐसे आप देखे होंगे ना, ऐसे होता है -13.6। अगर हाइड्रोजन टाइप एटम की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात करें हम, तो उसमें 1s की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये एनर्जी लेवल, ये -13.6 -3.4 इस तरह। ये हम बात करने एक सिंगल गैसियस एटम की। लेकिन जब सॉलिड की बात होती है, जब कोई भी मटेरियल बनता है, जब उसको सॉलिड बनता है या क्रिस्टलाइन जब होता है, तो उसमें इस तरह की अरेंजमेंट नहीं होता। उसमें कैसे होता है? उसमें अलग होता है। देखिए मैं बता रहा हूं उसमें कैसे होता है। अब जैसे सोचो कि सोडियम, बहुत सारा सोडियम एटम मिलके सोडियम सॉलिड बन रहा है या सोडियम वेफर बन रहा है। तो क्या होता है कि सोडियम पास आते हैं, तो सोडियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका इंटरेक्शन होता है नेबरिंग एटम से, और इंटरेक्शन होने के साथ जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं इनकी स्प्रेडिंग हो जाती है। नहीं, क्लोज आने से एटम का जो एक, जैसे अगर कोई सिंगल सोडियम एटम है इस तरह का, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, फिर इस तरह का कोई सिस्टम है, ऐसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कहीं भी आसपास नेबरिंग में कोई भी दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है जिससे इसका इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो सारे 1s 2s 3s की एनर्जी सेपरेट होती है। बस जब सॉलिड बनते हैं तो बहुत सारे सोडियम एटम पास में आते हैं, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन होता है नेबरिंग एटम से। तो जो एनर्जी लाइंस में दिखा रहा था, एनर्जी लेवल्स, जो एक सिंगल वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करता है, वो नहीं होता, अब स्प्रेडिंग हो जाती है और एक एनर्जी बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? एनर्जी बैंड। तो एक एनर्जी बैंड का आइडिया आपको लगा नहीं? स्प्रेडिंग होती है इंटरेक्शन की वजह से। बहुत ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि एनर्जी बैंड का आप डिफिनीशन लिख लें, कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी बैंड कैसे होते हैं। तो आप समझ गए कि इंटरेक्शन से जो एनर्जी लेवल, सिंगल वैल्यू के एनर्जी लेवल्स थे, वो एक बैंड में स्प्रेड कर जाते हैं। जैसे अगर मैं बैंड की अगर बात करूं ना, जैसे मान लो एक मैं एनर्जी बैंड लिखूं, तो ये इस तरह का अगर मैं बनाऊं, देखो जैसे ऐसे ये एनर्जी बैंड है। मान लो ये लोअर लिमिट 0
ये लोअर लिमिट अगर मैं लिखूं, सपोज ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी बैंड है 1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत लोगों को तो शायद आइडिया ना हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की। तो ये एनर्जी बैंड है। इससे पहले मैंने ऐसे ऐसे लिखा था ना, ये एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे हाइड्रोजन लाइक एटम की इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। लेकिन सॉलिड में हम एनर्जी लेवल्स की बात नहीं करते, एनर्जी बैंड की बात करते हैं। तो आई थिंक एनर्जी बैंड इतना काफ़ी है। अब जैसे देखो, जैसे सोडियम का हमने लिखा, अगर सोडियम का हम एनर्जी बैंड बनाएं तो देखो जैसे इस तरह से बनेगा, इस तरह, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ये कुछ क्लोज, कुछ फिल्ड होंगे, कुछ एम्प्टी होंगे, नहीं। तो एनर्जी बैंड्स विथ एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड्स विथ एनर्जी गैप्स, सॉलिड बनने के प्रोसेस में एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं और बीच में एनर्जी गैप्स होते हैं, ठीक है। ये होता है ऐसे। अब एक एक चीज को हम, जैसे अब एक एक डिटेल, हम एनर्जी बैंड के डिटेल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो तो आप रेगुलर कोर्सेज में पढ़े होंगे। इतना एक्सप्लेन करना इसमें ठीक है। जैसे मान लो हम सिलिकॉन की अगर बात करें, सिलिकॉन का एग्जांपल हर जगह मिलता है। सिलिकॉन के या सॉलिड में एनर्जी बैंड्स किस तरह से होते हैं, या सॉलिड को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर एनर्जी बैंड्स। जैसे कोई भी सॉलिड बनता है तो उसके एनर्जी बैंड्स का जो रिलेटिव पोजिशनिंग होती है कि किसी सॉलिड में किस तरह का एनर्जी बैंड बना। अगर एक खास तरह का एनर्जी बैंड बना तो सॉलिड एक खास तरह का सॉलिड हो गया। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि 3 तरह के एनर्जी बैंड हैं, मान लो A, B, C। अगर ए टाइप का एनर्जी बैंड बना, हर एक मटेरियल का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, नहीं। तो अगर ए, समझो कि अगर 3 तरह के एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं, तो अगर ए टाइप का एनर्जी बैंड बना तो मान लो मटेरियल हो गया कंडक्टर। अगर बी टाइप का एनर्जी बैंड बना तो मटेरियल हो गया सेमी कंडक्टर, नहीं। और सी टाइप का मटेरियल, सी टाइप का अगर एनर्जी बैंड बना तो वो हो गया इंसुलेटर, तो हमें ये आइडिया लगा कि जब सॉलिड बनता है तो एनर्जी बैंड्स बनते हैं, और सॉलिड में एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट होता है, और एनर्जी बैंड हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम सिलिकॉन के एनर्जी बैंड को जरा डिटेल में पढ़ेंगे और एक बार हम समझ लेंगे कि कैसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, फिर कंडक्शन बैंड, फिर वैलेंस बैंड, और कैसे ये बेस्ड ऑन देयर एनर्जी बैंड्स इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फीचर्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, नहीं। तो एक बार हम सिलिकॉन के एनर्जी बैंड को जरा देख लेते हैं, नहीं। जैसे देखो सिलिकॉन का अगर हम बात, ये कलर मुझे लग रहा है ठीक से नहीं दिख रहा है, रेड से लिखता हूं मैं, नहीं, रेड, सिलिकॉन। ये कैसे होता है, ये जेड इक्वल टू कितना होता है 14, जेड इक्वल टू 14। 1 मिनट में हम इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को खींच लेंगे, और फिर क्योंकि हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है, जैसा सिलिकॉन का होगा वैसे ही सारे सेमीकंडक्टर का होगा, जैसा एक कंडक्टर का होगा वैसे ही सारे कंडक्टर का होगा ऑलमोस्ट। तो हम सिलिकॉन का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एक सिलिकॉन का हम पढ़ेंगे, और इसी पे बेस्ड कंडक्टर का और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, और हम समझेंगे कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है और इंसुलेटर का कैसा होता है, और सेमीकंडक्टर का तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसको इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हर बात में ये आता है, ये पूरे सेमीकंडक्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, सिलिकॉन का क्या होता है, तो इसको हम एक बार पढ़ ही लेते हैं। जैसे देखो अगर सिलिकॉन की हम बात करें तो अगर एक सिंगल सिलिकॉन की बात करें तो उसका ऐसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2। देखो 2 2 4 और 6 10 और ये 14, नहीं ऐसे हो गया। यानी इसका जो आउटर ये जो स्ट्रक्चर है 3s2 3p2, यानी 8 क्वांटम स्टेट हैं। p में 6 होते हैं क्वांटम स्टेट और s में 2 क्वांटम स्टेट मतलब एनर्जी लेवल्स। नहीं, एक बैंड में, एनर्जी बैंड में बहुत तरह के क्वांटम स्टेट्स होते हैं। नहीं, लाइनिंग होती है। जैसे देखो, अगर इसकी बात करूं कि ये एक एनर्जी बैंड है तो इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं ये, और इतने ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि आपको इतने डिस्क्रीट, इतने ये इसकी वैल्यू इतनी क्लोज होती है कि आपको ये डिस्क्रीट न दिख के कॉन्टिन्यूअस दिखते हैं। जैसे मान लो कि ये 1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ, फिर 1.01, फिर 1.0, ऐसे ऐसे करके एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एनर्जी बैंड इज continuous, is made up of continuous energy levels और energy states, और you can say quantum states। ठीक है, तो ये देखो, मैं इसके आउटर अगर इसकी बात करूं तो इसमें 8 क्वांटम स्टेट्स हैं, नहीं, और 4 क्वांटम स्टेट फील्ड हैं और 4 क्वांटम स्टेट अवेलेबल है। नहीं, देखो इसमें p में 6 electrons can be accommodated while there is only 2 electron here। so 8 quantum states हैं और 4 occupied हैं, 4 अवेलेबल हैं। अब हम क्या करें कि अब सॉलिड बनता है तो कोई एक एटम तो रहेगा नहीं, देयर आर बिलियंस ऑफ एटम, वो कंबाइंड होकर सॉलिड बनाएंगे। तो अगर हम n सिलिकॉन एटम ले लें, n सिलिकॉन एटम लें, तो ऐसे ऐसे n क्वांटम स्टेट होंगे, n क्वांटम स्टेट होंगे। नहीं, तो ये 4n जो 4 क्वांटम स्टेट था, अगर एक एटम का 4 क्वांटम स्टेट है, 4 एनर्जी लेवल्स है, तो n एटम अगर आप ले लेंगे तो n क्वांटम स्टेट अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं, अरे यार एक एटम में सोचो कि 4 क्वांटम स्टेट है या 10 क्वांटम स्टेट है, तो 10 लोगे तो 10 इंटू 10, 20 लोगे तो 20 इंटू 10, वैसे ही n लोगे तो 4 इंटू n। नहीं, ऐसे है। तो 4n क्वांटम स्टेट अवेलेबल है इसके आउटर पार्ट में, अगर आप n एटम ले लिए तो सिलिकॉन के। तो अब देखो, जब सॉलिड सिलिकॉन बनता है या सिलिकॉन का वेफर बनता है या कोई स्ट्रिप बनती है, तो इस तरह के बाहर वाले ऐसे ऐसे होंगे, देखो ऐसे ये। अब क्या होता है, बाय सम मैकेनिज्म ये जो 4n क्वांटम स्टेट है ना, 4n, इसमें जो फील्ड 4n क्वांटम स्टेट है, वैसे टोटल तो 8n क्वांटम स्टेट है। बाहर में देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन 3s and 3p। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, तो बहुत सारे 3s 3p मिलके हाइब्रिडाइज्ड होके एक कॉमन एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, और जो ये 8n क्वांटम स्टेट है ये स्प्लिट हो जाता है, 4n क्वांटम स्टेट और 4n क्वांटम स्टेट स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो 2 एनर्जी बैंड बन जाते हैं, एक 4n क्वांटम स्टेट कंप्लीटली एम्प्टी, एक 4n क्वांटम स्टेट कंप्लीटली फिल्ड, और बीच में एनर्जी गैप्स। और जो अंदर वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो सेल हैं, ये तो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते इंटरेक्शन में। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास हैं, उनका इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। तो इतनी जानकारी के साथ we can draw energy band of silicon। जैसे देखो, मैंने बोला कि 4n क्वांटम स्टेट ऐसे, कौन से, ये कौन वाले हैं, ये 3s 3p वाले हैं, 3s 3p बाहर और भी हैं, 3s 3p ना, 4s 3d ये भी हैं, लेकिन वो सारे एम्प्टी होंगे। अरे सिलिकॉन में 1s 2s
2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4f ये सब होंगे ना, तो 3s, 3p ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी तो एम्प्टी हैं। तो ये जो है, ये जो 8n क्वांटम स्टेट था, n एटम हमने लिया है, n एटम ऑफ सिलिकॉन लिया है हमने, जो स्प्लिट कर गए, ये थोड़ा ज्यादा ऐसे, ये, और ये 4n कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि 4 एक उसके आउटर सेल में, एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो n में 4n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो फिल्ड हो गए। और ये कंप्लीटली एम्प्टी है, ये क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी, और ये कंप्लीटली फिल्ड। ये स्प्रेड हुआ है, ये स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने का बहुत सारा रीजन है, एडवांस लेवल पे फिर इसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होने लगती है। अपने लेवल पे हम ये समझ सकते हैं, अपने 11th-12th लेवल पे, जेई लेवल पे, नीट लेवल पे, कि एटम, बहुत सारे एटम मिलके जब सॉलिड बनते हैं, तो एक एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नेबरिंग एटम के बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन होता है। तो जो एनर्जी लेवल्स उनकी होती हैं, वो ऑलमोस्ट उनका फ्लक्चुएशन होता है, मतलब उनकी स्प्रेडिंग हो जाती है। यानी जैसे कि मान लो एक 3s की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई, दूसरे 3s की एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो इस तरह से हो जाता है, नहीं? तो ये स्प्रेडिंग हो जाती है, और नीचे वाले जो एनर्जी बैंड्स है वो तो फील्ड होते हैं ऑलरेडी, नहीं? वो फील्ड होते हैं ऐसे। तो बहुत सारे 3s, बहुत सारे 3p ऐसे मिल के हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। नहीं, आप कहते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल दैट, केमिस्ट्री में आप सीखते हो। तो ये देखो, ये बन गए एनर्जी बैंड्स विथ एनर्जी गैप, ये हुआ एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, और ये एनर्जी बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीटली एम्प्टी। 4n कंप्लीटली फिल्ड और 4n कंप्लीटली एम्प्टी, यानी 4n एनर्जी लेवल्स हैं इसमें, 4n लाइन्स हैं। यू कैन एज्यूम दैट दिस बैंड इज मेड अप ऑफ 4n कॉन्टिन्यूअस लाइन्स, यू कैन से, ये ऐसी एनर्जी लाइन्स। ये एम्प्टी है, एनर्जी लेवल है, ये फिल्ड है। और ये जो गैप है, दिस गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैप कितना है, यही गैप डिसाइड करता है कि ये जो सॉलिड है वो किस तरह का बिहेवियर लेगा, किस तरह का ये, इसका कंडक्टिविटी कैसे होने वाला है। दिस ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कंडक्शन इज डिसाइडेड बाय गैप्स बिटवीन बैंड्स। और भी होंगे, और भी, ये एम्प्टी है, देखो और भी होंगे ये ऊपर ना, जैसे मैंने बोला था 3s, 3p, 3d, 4s एंड ऑल दैट, ये होंगे वो, और भी वो कंप्लीटली एम्प्टी वो भी होंगे। ये कंप्लीटली एम्प्टी है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। मुझे दूसरा कलर यूज करने दो, लेट मी यूज सम मोर लाइक दिस कलर। दिस इज लाइक, ये बताता हूं मैं, ये है कंप्लीटली एम्प्टी, नहीं? और ये गैप है। सिलिकॉन के लिए, फॉर पर्टिकुलर सिलिकॉन, ये जो गैप है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मैं बात कर रहा हूं 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ये इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें टेम्परेचर का कोई इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, ऐसा कुछ हो, तो हम टेम्परेचर का कोई रोल अभी नहीं लेना चाहते। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं 0 केल्विन पे। मतलब 0 नहीं, लो, वेरी लो टेम्परेचर, यू कैन से वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी
टेम्परेचर का हमें रोल अभी पढ़ना ही नहीं है, अभी हम केवल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, केवल उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, नॉट इंटरफेरेंस और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, नहीं? तो ये किस तरह का डायग्राम है? एक ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड एंड देन एनर्जी गैप्स एंड देन कंप्लीटली एम्प्टी बैंड्स। बैंड मीन्स स्पेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल्स। ये हो गया सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का एनर्जी बैंड। अब आप कहोगे कि ये क्यों स्प्लिट हुआ? नहीं, क्यों स्प्लिट हुआ, क्यों ये गैप बन गया, ये क्यों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही गैप बना? दिस ऑल ये ही प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इटसेल्फ प्रॉपर्टी है। और स्प्लिट क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया, समझाया अपने जो हमारा लेवल है, इसमें बाद में क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है, नहीं? बहुत सारा लैटिस कांस्टेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व होती है। हमारे लेवल पे इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन की वजह से ये बैंड बन जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होती है। कोई एक एटम तो है नहीं, बहुत सारे एटम्स हैं और उनका इंटरैक्शन है, तो उसकी वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ये होता है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। इस बैंड को जो कंप्लीटली एम्प्टी है, इसका एक स्पेशल नेम है। देखो मैं लिखने जा रहा हूं, जो कंप्लीटली एम्प्टी है इसका नाम मैं लिख रहा हूं कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखो, कंडक्शन बैंड। ये थोड़ा सा पहला जो लेक्चर है ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपको स्लो होगा, क्योंकि इन चीज़ों को बताने में टाइम तो लगेगा ही। एक बार आप समझ गए ठीक से, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जेईई और नीट के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैंने देखा कि डिटेल्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चंस, आप देखोगे ना तो उसमें एनर्जी बैंड्स, एनर्जी लेवल्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। इसलिए हमें 1-2 लेक्चर में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार हम जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ लिए, नहीं, एक हमारा होल्ड हो गया, तो बाकी तो फिर डिवाइसेज हैं और उनको इंटरप्रेट करना ईजी है, नहीं? इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये देखो, जो एम्प्टी बैंड है, जो फील्ड बैंड से जस्ट ऊपर है, इसका नाम हमने लिखा कंडक्शन बैंड। देखो मैंने क्या कहा कि और भी एम्प्टी बैंड हैं, इनको हम कंडक्शन बैंड नहीं कह रहे हैं ना, केवल वो बैंड जो एम्प्टी है। और ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी का ये असेंडिंग ऑर्डर है, नहीं? इधर ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। तो जो लोएस्ट एनर्जी बैंड ये जो है, जो एम्प्टी है, उसको हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। तो कंडक्शन बैंड का क्या डिफिनीशन आ गया? कंडक्शन बैंड का ये डिफिनीशन आ गया कि पहले तो एक एम्प्टी होना चाहिए, नहीं, इस केस में एम्प्टी होना चाहिए, फिल्ड तो नहीं होना चाहिए। इट मे बी पार्शियली फिल्ड बट इट वोंट बी कंप्लीटली फिल्ड। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कंडक्शन बैंड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि पहले तो फील्ड नहीं होना चाहिए, पार्शियली या कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा, एनर्जी बैंड डायग्राम में वो लोएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये आगे मैंने लिख के रखा है, इसमें देखो ये मैंने लिख के रखा है, तो आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मैंने लिखा है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, नहीं? इसका अगर कंडक्शन बैंड का डिफिनीशन आपको लिखना है तो यू कैन राइट कि लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली एम्प्टी, और यू कैन से पार्शियली फिल्ड। लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज पार्शियली एम्प्टी, एक लाइन में अगर लिखना है यू कैन राइट लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज पार्शियली एम्प्टी और विच इज पार्शियली फिल्ड, बोथ आर सेम। ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे वाले को, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड,
this is conduction band and this is valence band, and there is a gap, energy gap between conduction band and valence band. That's it. अब इससे ज़्यादा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा। ये सारे भी हैं वैलेंस बैंड, बट हम इन थ्योरेटिकली ये सारे वैलेंस बैंड है, बट हम अपने इस डिस्कशन में या कभी भी आगे से कभी भी हम कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे वाले बैंड को ही वैलेंस बैंड कहेंगे। या दूसरा वैलेंस बैंड को अगर डिफाइन करना पड़े तो वैलेंस बैंड इज एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड एंड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। देखो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। इन तीनों में कौन सा वैलेंस बैंड होगा? ये नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल इस बैंड की है, ये नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल इस बैंड की है, ये वैलेंस बैंड नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो वैलेंस बैंड को क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए और उसकी एनर्जी फील्ड बैंड की एनर्जी बैंड में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको वैलेंस बैंड का भी डेफिनेशन पता चल गया कि एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली फील्ड एंड विच इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, दैट्स इट। तो ये एनर्जी बैंड हो गया। अब देखो जरा तो, हाँ, अब जो मैंने एक एनर्जी बैंड आपको एक्सप्लेन किया उसी बेसिस पे उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के एनर्जी बैंड बनते हैं। इस डायग्राम को दिखाने से पहले मैं खुद ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। एनर्जी बैंड कैसे कैसे एनर्जी बैंड पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करेंगे और एम्प्टी कंडक्शन बैंड भी होंगे और फील्ड वैलेंस बैंड होंगे। जैसे देखो ये है हमारा, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, और ये और भी वैलेंस बैंड है ऐसे भरे हुए। ये वैलेंस बैंड है तो कंप्लीटली फील्ड होगा, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है। एक केस हमने अभी देखा था कि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था और वो केस था सेमीकंडक्टर का। तो जब भी अगर कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा और तो कंप्लीटली एम्प्टी होगा तो दो केसेस बनेंगे। मटेरियल या तो सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, नहीं? तो एक हमारे पास सब डिफिनीशन ये आ गई या एक अंडरस्टैंडिंग ये हमारी डेवलप हो गई कि अगर कंडक्शन बैंड मुझे लग रहा है आप समझ गए। बैंड की जब भी हम बात करें तो वो सॉलिड में होगा, तो जब भी सॉलिड बनता है तो बैंड बन जाता है और फिर बैंड के कैरेक्टर या उनकी रिलेटिव पोजिशनिंग पे के आधार पे हम उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं या उसको हम समझते हैं। तो मैंने जैसा बोला कि ये एक तरह का मैंने एक एनर्जी बैंड डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया है। इसमें क्या है कि कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है। कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। देर आर अदर कंडक्शन बैंड विच इज कंप्लीटली एम्प्टी। जो लोएस्ट एनर्जी का कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है और देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन दिस बैंड्स। तो अगर एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। देखो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। एक टाइप का कंडक्टर है। अगर आप सोडियम का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, उसका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जैसे आपको कोई कहे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप है तो मटेरियल क्या हो सकता है, तो यू कैन से कि ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि कंडक्शन बैंड की क्या हालत है। कंडक्शन बैंड को के बारे में जब तक डिटेल ना बताया जाए
आप नहीं बता सकते। तो मैंने एक केस लिया जिसमें कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड है, और वो केस है कंडक्टर का। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सोडियम। सोडियम का जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है। दूसरा एक और भी पॉसिबिलिटी है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं, उनमें कोई भी बैंड गैप नहीं होता ना, उसमें कोई भी बैंड गैप नहीं होता। ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, ओवरलैप्ड हैं, तो भी ऐसे केसेस में मटेरियल जो है कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या हीट को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंडक्शन बैंड में स्पेस होता है, फ्री चार्ज या फ्री आयन, जो भी फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एनर्जी लेवल्स होती हैं या क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। आपने पहले के क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। वो क्यों पास होने देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं, आई थिंक कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन समझते होंगे, मैं इतना जूम करके चल रहा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज को मूवमेंट के लिए स्पेस होता है, एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है। जैसे आप ये देखो, ये क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कंपैरेबल एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है। नहीं, अब जैसे देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन तो है, अब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हाँ, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे है। नहीं, तो आप ये कंडक्टिविटी का तो मुझे लग रहा है आप समझते ही होंगे, आपने कंडक्टर पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्टर डिटेल में पढ़ा है, तो आई एज्यूम कि आप कंडक्टिविटी समझते होगी, कंडक्टिविटी कैसे होती है किसी मटेरियल में। तो वो सिचुएशन में ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ये सिचुएशन है, अब आप डिसाइड कीजिए कि ऐसे में कंडक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। तो मान लो हमने एक ये बताया आपको कि ये एक मटेरियल का डिटेल्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम है, और आप डिसाइड कीजिए कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है, कंपैरेबल एनर्जी स्टेट। ये भी होगा क्योंकि यहाँ पे तो ये ओवरलैप कर रहा है, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं, कोई गैप नहीं है। नहीं, तो ये भी होता है कंडक्टर। और आपने, अब हमारे पास दो ये स्पेशल एनर्जी बैंड्स बने। इससे पहले मैंने आपको सेमीकंडक्टर का बताया था जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप होता था। नहीं, अब मैं इंसुलेटर का आपको बता रहा हूं कि किस तरह के एनर्जी बैंड इंसुलेटर के होते हैं। जैसे देखो, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, और भी वैलेंस, ये और भी सारे बैंड है फिल्ड बैंड, और भी अवेलेबल हैं इस तरह के एम्प्टी बैंड। ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। अब ये जो गैप है, ये गैप डिसाइड करेगा कि मटेरियल जिसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये है वो कैसा होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, ये हम लो टेम्परेचर पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, अगर ये गैप बहुत ज्यादा होगा, अगर ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, अभी तो मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, तो अगर 0 केल्विन की हम बात करें तो दो केस लेते हैं। एक तो हम अभी लेते हैं लो टेम्परेचर, और इस गैप को हम गैप का रेंज बनाते हैं। अगर गैप 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है और गैप क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, दो केस लेते हैं
और लो टेम्परेचर अभी हमने लिया हुआ है। अगर गैप 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम से पता चला है हमें। हमने वही केस ही लिया है जिसमें कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो लो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चाहे गैप कितना भी हो, चाहे 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। तो लो टेम्परेचर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का एनर्जी बैंड डायग्राम एक ही जैसा होता है। अब ये गैप कितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है, लो टेम्परेचर या 0 केल्विन पे अगर हम बात करें तो। अब हम क्या करते हैं, ये तो टेम्परेचर पॉसिबल तो है नहीं, हम तो रूम टेम्परेचर पे अपनी चीजों को करेंगे। नहीं, अभी तो हम रूम टेम्परेचर पे इसलिए नहीं बात कर रहे थे क्योंकि हम केवल अभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि अगर गैप कम है, 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन इजीली थर्मल एजिटेशन की वजह से, भाई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस ही है तो थर्मल एजिटेशन तो होगा नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एजिटेट होके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वो कम ही जाएंगे बट कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और फिर वो मटेरियल थोड़ी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर किसी मटेरियल के बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर हो जाएगा। कंडक्टिविटी उसकी कम होगी बट होगी। और अगर गैप ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये हुआ वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड है नहीं, और ये गैप ज्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो कोई भी ये कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली एम्प्टी है और कोई उम्मीद भी नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में जा पाए। तो ये कंडक्शन क्यों करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। कंडक्शन कैसे होता है? जब आप किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उन पे वो फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने से तो नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल क्वांटम स्टेट है तो वो जाएगा, मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं, अब मान लो आपने बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो यहां का इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप दे ही नहीं पाएंगे पावर नहीं, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। तो ये इंसुलेटर का केस है। इंसुलेटर की डिफिनीशन क्या हो गई कि कंडक्शन बैंड और एनर्जी वैलेंस बैंड के बीच में इफ देयर इज गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मटेरियल वुड बी इंसुलेटर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा। बहुत लोएस्ट टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड एक ही जैसा होता है, या यू कैन से कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है। 0 केल्विन पे या लोएस्ट टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारा एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके समझाया, क्रैश कोर्स में जनरली इतना मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इसलिए कि आप बेहतर समझ लें। अब हम थोड़ी चीज़ों को रैपिड तरीके से पढ़ते हैं। जैसे देखो ये बैंड गैप और ये नो बैंड गैप और पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड, 2 केसेस कंडक्टर के होते हैं। ये बैंड गैप देखो बहुत ज़्यादा रिलेटिव, ये बैंड गैप ज़्यादा है, ये रिलेटिवली कम है। यहाँ पे देखो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है। ये रूम टेम्परेचर का डायग्राम है नहीं, रूम टेम्परेचर
तो ये मटेरियल का एक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम कैटेगराइजेशन है कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे आप मटेरियल को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। और क्या क्या उनकी अंदर की पूरी मैकेनिक्स आपने समझ ली कि कैसे कैसे वो कंडक्शन करते हैं, और सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है। कुछ जो हाईली इंसुलेट जैसे मान लो डायमंड है या और भी कोई पॉलीमर ऐसा बनते हैं ना, बैकलाइट एंड सम कुछ वैसे हैं जिनके में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायमंड में होता है, 7, 8 इवन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है किसी में, नहीं तो उसमें आप चाहे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए वो उसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए कोई मटेरियल कोई सोर्स अवेलेबल है ही नहीं। दैट्स इट। तो ये एक पार्ट हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम का। अब हम सेमीकंडक्टर को ही हमें पढ़ना है। तो ये तो हम अभी तक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे कि कंडक्शन क्या होता है और कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, नहीं सेमीकंडक्टर को हम क्यों इतना सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के डिटेल में थोड़ी और चीज़ें। और ये जो मैंने 2 पॉइंट आपको बोला था लिखने को, वो मैं लिख के ले आया हूँ। आप एक बार ज़रा इनको एट ए ग्लेंस देख लीजिए। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया है। आप देख लीजिए ज़रा। लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, एंड द एनर्जी बैंड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड को और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। वही बात है ना। देखो मैंने वैलेंस बैंड का दूसरा डेफिनेशन क्या बताया, कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, अब हम देखो पढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, जितना हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन ही करने हैं ना। क्या क्वेश्चन है, इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। जरा फटाक से इसको विद इन 30 सेकेंड जरा पढ़िए क्वेश्चन को और ट्राई टू आंसर कि जितना मैंने समझाया आपको, जितना एलेबरेट किया, क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर करने में क्या कर पा रहे हैं आप। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मुश्किल होगी। फिर मुझे लग रहा है कि सारे लोग कर लेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है, आप पॉज करके कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. Okay, the valence band is completely filled and the conduction band is partially filled. The valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. कौन सा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू, बताओ। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे देखो क्या केस क्या हो रहा था, इस तरह का था। ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और ये सेमी कंडक्टर है, तो ये जो गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सेमी कंडक्टर का डिफिनीशन यही होता है कि गैप कम होता है, और ये कंप्लीटली फिल्ड है। और गैप कम होने की वजह से वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मली एजिटेट या थर्मल एनर्जी पाके चले जाते हैं कहाँ, वैलेंस बैंड। तो सपोज कि 3 वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुए होंगे, यही तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो ये केस है, इस पे जो भी ऑप्शन मैच करे आप लिख लीजिए। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ट्रिकी है, बहुत लोगों से गलत हो जाता है। लोग सेमीकंडक्टर में बोल देते हैं कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वो इंसुलेटर का केस होता है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। Their valence and conduction bands are separated by energy band gap separated by this.
अब देखो जरा, सिलिकॉन की तरह ही कार्बन होता है। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं और सेम है। कार्बन का भी देखो कैसे होता है, जैसे होता है, रेड से लिखता हूं मैं, कार्बन का क्या होता है देखो 2s2 2p2, और सिलिकॉन का क्या होता है 3s2 और 3p2। ये देखो ये इंसुलेटर हो जाता है, इसका मटेरियल क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। और ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। यानी जब दोनों का एनर्जी बैंड डायग्राम आप देखेंगे तो कार्बन का डायमंड आप बोल सकते हो, एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे होता है, ये उसका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये उसका वैलेंस बैंड। और ये जो गैप है ना, ये कार्बन का जब आप सॉलिड बनाएंगे या डायमंड यू कैन से, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जबकि सिलिकॉन में आपने देखा कि ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसमें जो गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा क्यों हुआ भाई? कार्बन और सिलिकॉन के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक ही जैसा है, 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। लेकिन जब सॉलिड बना तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ये सारी चीज़ें आप क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक एक्सप्लेनेशन हमारे लेवल पे भी है कि देखो ये इनर, ये 2 n=2 है यहाँ पे, और यहाँ पे n=3 है, तो इसमें फोर्स जो न्यूक्लियर का ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ये गैप ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे ये 3 है, n=3, तो न्यूक्लियर से थोड़ा दूर है, तो ये यू कैन से कि इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है वो कम होता है। ऐसे आप कर सकते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए, कार्बन और सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। तो जाहिर सी बात है यार, कार्बन का ये जो बैंड गैप है ज़्यादा एनर्जी का होगा, सिलिकॉन का कम होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको तो वैल्यू ही पता चल गई है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा कार्बन के मटेरियल का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो सिलिकॉन से बहुत ज़्यादा है, नो, 1.1 और 6। और अब देखो, अब तो ये हो गया सेमीकंडक्टर का पूरा डिटेल्ड डिफिनीशन। अब हम सिलिकॉन के साथ स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरीके का हो सकता है, नहीं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर की होती हैं। तो उस पे बेस्ड स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, अगेन हम बैंड डायग्राम पे आते हैं और बैंड डायग्राम से ही चीज़ों को समझते हैं। सपोज ये कोई सेमीकंडक्टर का क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है, और हम बाकी चीज़ें नहीं बना रहे हैं, केवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नीचे भी फील्ड बैंड्स हैं और ऊपर भी एम्प्टी कंडक्शन बैंड्स, एम्प्टी बैंड्स हैं। ये है कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, ये गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, और यहां कुछ गैप्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो यहां 7 गैप्स होंगे। ये एक नॉर्मल, ये 1.1, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये कोई भी एक सेमीकंडक्टर हो सकता है, नहीं, सिलिकॉन के केस में ये गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जर्मेनियम के केस में ये और कम होता है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और समथिंग, नहीं, वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। अब क्या होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं,
जाते रहते हैं, नहीं? और ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ क्या होता है, अब ये भी एनर्जी स्टेट है। अब जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूँ मैं। वैलेंस बैंड से सोचो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वैलेंस बैंड में भी एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब वैलेंस बैंड में भी मूवमेंट पॉसिबल है। पहले कोई भी स्पेस, कोई भी एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं था, बट थर्मल एक्टिविटी की वजह से रूम टेम्परेचर पे ये गैप कम होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में एनर्जी स्टेट अवेलेबल हो गया। इस एनर्जी स्टेट को, या जो अवेलेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं होल्स। और ये होल्स है। अब ये भी मूव करता है। होल कैसे मूव करते हैं? यहाँ एक एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चला गया। अब जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी और इस गैप की एनर्जी कंपेरेबल है। तो एक सब सोचो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ गया, अब ये गैप यहाँ नहीं है, अब ये गैप यहाँ हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ, और अब होल के मूवमेंट को हम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट मानते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ होल हो गया, खाली जगह को हम होल बोल रहे हैं, यानी एनर्जी स्टेट को। अब बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, तो फिर यहाँ आके वो यहाँ ऑक्युपाई कर गया, ये सीट अवेलेबल हो गई। फिर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स के वजह से भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, यानी वैलेंस बैंड में भी कंडक्टिविटी होती है। अब जैसे देखो, ये सेमीकंडक्टर है और आपने इसमें क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के थ्रू लगाया आपने, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये मूव करेंगे, एक सिस्टमेटिक मूवमेंट होगा, और इस होल्स का भी सिस्टमेटिक मूवमेंट होगा। तो जो सेमीकंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से और दूसरा होल्स के वजह से। होल्स क्या है यार? एनर्जी स्टेट है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसी वैकेंसी को हम होल्स कह रहे हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं और होल्स क्रिएट होते रहते हैं। नहीं, एक टाइम पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। जैसे यहाँ, अब यहाँ बहुत सारे होल्स हो गए और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, अब इलेक्ट्रॉन कुछ वापस आ जाता है वैलेंस बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है और एक फिक्स टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाता है। यानी कि मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो 100 होल्स होंगे वैलेंस बैंड में, और मान लो 99 हुए, 100, ऐसे ऐसे करके ये एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं ये, और इन्हीं के वजह से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है। और इसके वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, ये देखो, इस प्योर सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो अपनी जो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। नहीं, हालांकि ये कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को, जिसमें उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, उसके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड के होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, हम कहते हैं
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। क्या उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और यू कैन से प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि जो इनकी कंडक्टिविटी है ये इनके अपने प्रॉपर्टी की वजह से होती है, थर्मल एनर्जी के एजिटेशन की वजह से, यू कैन से। नहीं तो अब हम इसको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बोलूं तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, उसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, देखो। और हम इनको कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू, मान हम कहते हैं Ni। तो ये रूम टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे ये फिक्स होते हैं, नहीं, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। और ये जो गैप है वो भी फिक्स होता है गिवन मटेरियल के लिए। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और से जर्मेनियम के लिए 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स फिक्स होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अभी तो हमने एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की और थोड़ा आपको इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश की कि क्यों ये सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली चीज़ें ईजी हैं और हमने पीछे इतना जो अपना एक्सप्लेनेशन में टाइम बिताया है उसका हेल्प आगे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिर पीएन जंक्शन, और फिर पीएन जंक्शन के बाद कुछ पीएन जंक्शन डायोड और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।